Hello everyone, welcome to Idle Coaching, and this is Krishnakant Singh Bundela. And today we are going to discuss about the macroeconomics theory of rate of interest, part 2, in which we are going to discuss the classical theory of rate of interest. हमने rate of interest क्या है वो समझ लिया था, अब हम classical theory पे आएंगे और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये एपिसोडिक एक्सप्लेनेशन है, यानी कि आप पार्ट 1 से देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। इसके अलावा मैंने क्लासिकल वर्सेस कीन्स थ्योरी पर भी एक वीडियो बनाया है, वो भी आप पहले देख लें ताकि आपको ये सब चीजें क्लियर होती जाएं। कई लोगों ने मेरे से पूछा था कि आपका नाम क्या है, तो मैंने अपनी वेबसाइट्स भी इसमें जोड़ दी हैं, krishnakantsinghbundela.com और idigo.in। बेसिकली ये मेरी पर्सनल ब्लॉग है जिसमें आपको मेरी पर्सनल जानकारी मिल जाएगी, और ये idigo.in मेरी एक एजुकेशनल वेबसाइट है जिसमें मैंने एनसीईआरटी के सोल्यूशंस वगैरह सब फ्री में डाले हुए हैं, मेरे कोचिंग के बारे में सब कुछ पता है इसमें। तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बहुत सारे राइटर्स क्लासिकल थ्योरी के समय में थे जिन्होंने अलग अलग मत दिए, और ये अलग अलग मतों को अगर हम देखें तो एक पर्टिकुलर कारण रेट ऑफ इंटरेस्ट का समझ में आ सकता है। कुछ लोग बोलते थे कि सेवर्स का एब्स्टिनेंस है, यानी कि जो सेव कर रहा है पैसे वो अपने कंजम्पशन से अपने आप को हटा रहा है, यानी कि वो खर्च नहीं कर रहा है, यानी कि वो एक त्याग कर रहा है। एब्स्टिनेंस है उसका, किससे? कंजम्पशन से। इसीलिए वो जो सेव कर रहा है उसका उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, एंड दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। कुछ बोलते हैं नहीं भाई, जिसको वो दे रहा है पैसे, जो बोरोअर है, वो बोरोअर को फ्री में तो नहीं मिलना चाहिए पैसा, क्योंकि उसके पास तो पैसे है नहीं, उसको तो कोई और दे रहा है, हेल्प कर रहा है उसकी, तो उसको किसी पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही ये चीज देना चाहिए। तो ये उसका चार्ज हुआ उस बोरोअर का। कुछ राइटर्स ने कहा नहीं, ये एक तरीके का प्रोत्साहन है, इंड्यूसमेंट है, ताकि लोग अपनी सेविंग्स को सप्लाई करें, अपनी सेविंग्स को दूसरों को दें, ताकि उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाए और लोगों को पैसा मिल जाए जिससे वो प्रोडक्शन कर सकें। कुछ लोगों ने कहा नहीं, ये है डिमांड फॉर सेविंग्स, यानी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो लोग बहुत ज्यादा पैसा सेव करने की कोशिश करेंगे, वो डिमांड करेंगे, वो डिमांड कर रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाओ ताकि हम और सेव करेंगे। कुछ बोलते हैं नहीं जी, इट इज टाइम प्रेफरेंस। टाइम प्रेफरेंस का मतलब क्या हुआ? यानी कि हमारे पास पैसा है लेकिन अभी हमको उसका इस्तेमाल नहीं करना है। बेटी की शादी है, उसके लिए हमने 10 लाख जमा किया है, पर अभी उसको हम पढ़ा रहे हैं, 5-6 साल बाद शादी करेंगे, तो वो 5-6 साल तक मेरा पैसा रखा रहेगा, उसके बदले मुझे कुछ मिलना चाहिए। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार के मत आए हैं, लेकिन पर्टिकुलर मत है सेविंग का ही, यानी कि पैसा सेव करना, और सेव करने के बाद उसको किसी भी कारण से इन्वेस्टमेंट में लाना, और इन्वेस्टमेंट में लाने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ता है तो क्या होगा? ज्यादा ब्याज दर मिलने लगेगी, तो लोग बाग क्या करेंगे? लोग बाग सेव करेंगे, वो इंड्यूस हो जाएंगे, वो प्रोत्साहित हो जाएंगे पैसा सेव करने के लिए। अब ये सेविंग्स जब एक व्यक्ति करेगा तो वो क्या करेगा? दूसरे व्यक्ति को प्रोत्साहित करेगा, तीसरे को करेगा, चौथे को करेगा, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हो जाएंगे जो सेव करना चाहेंगे, क्योंकि उनको समझ में आ गया यार पैसा सेव कर लो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट खाओ बैठे बैठे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट ज्यादा दे रही है, आजकल तो खैर एफडी वगैरह लो आप तो 6 से 7% है, लेकिन पहले 10% भी हुआ करता था। कई लोग 10-10, 20-20 लाख बैंक में जमा कर देते थे और उसके बाद उनको ब्याज मिलता था 10%, साल भर का 2 लाख 3 लाख काफी है उनके लिए। तो इसमें लोग जुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो जब ये लोग बढ़ते हैं बहुत ज्यादा, तो क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट और बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सेव करने लगे हैं पैसा, तो इसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट और बढ़ेगा तो क्या होगा? ये इंड्यूस करेगा और सेवर्स को, ताकि और सेव करो। गवर्नमेंट देखेगी जब उसमें बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को और बढ़ाया जाए, ताकि लोग बाग जो अभी सेव कर रहे हैं उससे ज्यादा सेव करने लगे। लोग बाग कंजम्पशन कम करें तो लोग बाग और सेव करने लगेंगे। अब अगर वो और सेव करने लगेंगे और नंबर ऑफ पीपल और जुड़ गए बहुत सारे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने में गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब उनको लोग ज्यादा मिलते जा रहे हैं, तो ज्यादा लोग सेव करेंगे तो ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा।
तो ये क्रम चलता जाएगा, यानी कि जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाएगी सरकार, वैसे वैसे सेविंग्स भी बढ़ती जाएगी। यानी कि ये जो कर्व है ये धीरे धीरे बढ़ेगा, यानी कि ये अपवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा। इसको अपन डायग्राम से देखें, ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। अभी अपन सेविंग्स देखते हैं, ये है सेविंग्स का कर्व SS, यानी कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो सेविंग्स भी बढ़ रही है। क्लियर? अब हम आते हैं इन्वेस्टमेंट पार्ट पे। प्रोड्यूसर या इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको चाहिए पैसे। अब वो पैसे कहां से मांगेगा? उनके पास से जिनके पास पैसे हैं। तो वो डिमांड करता है कि भाई मुझे पैसे चाहिए, और उसको पैसे मिल गए, मान लीजिए 100 रुपए मिले। ये वो क्यों चाहता है? क्योंकि वो अपने पैसों को कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहता है ताकि वो उस पैसे से कुछ प्रोडक्शन कर सके अपनी फैक्ट्री में लगा के। अब सपोज ये 100 रुपए ले रहा है और 100 रुपए का आइटम बना रहा है, सपोज एक घड़ी बना रहा है, ठीक है। तो उस घड़ी को बनाने में अगर 100 ही रुपए लग जाते हैं इसके, तो फायदा क्या हुआ? नहीं, उसको पता है 100 रुपए वो ले रहा है, लेकिन घड़ी का रॉ मटेरियल और बनाने की जो कॉस्टिंग है वो केवल 90 रुपए है, और इसको 3 रुपए देना पड़ रहा है एज ए इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज ये दे रहा है 3 रुपए, यानी टोटल इसका खर्चा कितना है? केवल 93 रुपीज का, यानी अभी इसको 7 रुपए का फायदा है। तो ऐसी अगर ये हजारों घड़ी बनाएगा तो कई हजारों का फायदा होगा इसको, ठीक है। तो ये क्या करेगा? और आगे बढ़ेगा, बोलेगा मुझे और पैसे दो, यानी फिर से एक और 100 रुपीज लेगा ये। लेकिन इस समय हो सकता है टाइम की वजह से समय के साथ साथ महंगाई बढ़ जाए, और ये जो रॉ मटेरियल 90 रुपए का आता है, अब ये आपके पास 93 रुपीज का आने लगे। लेकिन 3 रुपए रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो अभी भी 96 हो रहे हैं टोटल, यानी अभी भी वो 4 रुपए बचा सकता है। तो बोलेगा ठीक है, 4 का तो प्रॉफिट अभी भी हो रहा है, वो और हाथ बढ़ाएगा, वो फिर से लेगा लोन 100 रुपए का, और अब वो देखेगा कि उसका रॉ मटेरियल आ रहा है 97 रुपीज का, और 3 रुपए उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है, यानी टोटल 100 रुपए। यहां तक तो चलो वो चला लेगा काम, क्योंकि उसकी ब्रांड वैल्यू है, तो वो चीजें चलो उतने उतने पे। आप जाते हो ना दुकान में, कोई चीज नहीं बिकती है तो बोलता है भाई जितने में खरीदी उतने में ले जा तू, है ना। तो यहां तक तो ठीक है, मगर इसके बाद जब वो और बढ़ना चाहेगा आगे, तो उसको घाटा होगा, यानी अब वो अपनी जो डिमांड है वो कम कर देगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ प्रोड्यूसर की जो डिमांड है या इन्वेस्टमेंट है वो कम होगा, क्योंकि उसका खर्चा बढ़ता जा रहा है। वो कहां तक कम हो, कहां तक वो बियर कर सकता है, बस वहां तक वो उसको रखेगा। यानी हो क्या रहा है? ये घट रहा है, यानी कि उसका इन्वेस्टमेंट धीरे 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 घट रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ। रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ये इन्वेस्टमेंट घटता जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें आए रेट ऑफ इंटरेस्ट और सेविंग के और इन्वेस्टमेंट के कर्व में, इसमें इन्वेस्टमेंट देखें तो इन्वेस्टमेंट कैसे होगा? आई जो कि घट रहा है। और अगर हम इन दोनों को अब कंबाइन करें, अगले डायग्राम में हम कंबाइन करते हैं, मैंने पहले से सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, और ये आ गया आपका सेविंग्स का कर्व जो कि बढ़ता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, और ये है इन्वेस्टमेंट का कर्व जो कि घटता है। तो इसके बीच में ये जो पॉइंट आता है इक्विलिब्रियम का पॉइंट, ये वो पॉइंट है P, जहां पर सेविंग्स वाला अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहेगा, यानी इस पॉइंट पे आकर इन्वेस्टमेंट होगा। इसके ऊपर अगर रहें, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाने के चक्कर में जो इन्वेस्टमेंट करने वाला व्यक्ति है वो तो कंगाल हो जाएगा, क्योंकि उसका तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही बहुत ज्यादा आ जाएगा। उसके मतलब 100 रुपए वो ले रहा है और 110 उसे लौटाना पड़ रहा है, तो क्या मतलब है? तो वो तो यहां पर ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तो वो काम नहीं करेगा, है ना। हाँ, सेव कर सकते हैं लोग बोलेंगे कि हाँ हमको सेव करना है, ये ठीक है ना, मतलब वो सेविंग पर ध्यान देंगे, मगर इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा उस सेविंग पे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को गिराना पड़ेगा। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर आएगा तब वो इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा, यानी इस जगह जब लोग सेव कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि यहां तक हमारा फायदा है, और इसके नीचे भी करेंगे, पर नीचे सेविंग्स कम हो जाएंगी। कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कौन सेव करना चाहेगा? जब उनको ब्याज दर ही कम मिलना है तो वो क्यों सेव करें?
तो यहाँ सेविंग कम हो जाएंगी लोगों की, पर इन्वेस्टमेंट लोग करना चाहेंगे। अगर कहीं से भी पैसा मिल जाए कम रेट पे तो वो क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि उनको तो प्रोडक्शन में फायदा होगा फिर। तो यहां से सेविंग्स नहीं मिल पाएंगी और इन्वेस्टमेंट है रेडी करने के लिए, तो यहां भी नहीं हो पाएगा कुछ। तो ये और ऊपर जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब यहां आएगा तो उस सेविंग पर सेवर देना चाहेगा पैसा, तो वो इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। ये क्लासिकल्स ने कहा है। वास्तव में क्लासिकल्स ये कहना चाहते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की थ्योरी डिपेंड करती है सेविंग्स पर, यानी कि सेविंग्स को अगर हम इंड्यूस करें, प्रोत्साहित करें, तो उससे इन्वेस्टमेंट हो सकता है और काम आगे बढ़ सकता है। और ये इंड्यूसमेंट के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया है रेट ऑफ इंटरेस्ट को। तो क्लासिकल थ्योरी बेसिकली सिंपल है, डिपेंड्स ऑन सेविंग्स and then on investment, and that saving is being induced by rate of interest. So thank you. इसके बाद हम अगले पार्ट में फिशर को लेंगे। फिशर ने इसमें मॉडिफिकेशन किया है क्लासिकल की थ्योरी में, वो देखेंगे।